हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जो आप उसको फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं। हालांकि ये सेक्टर जो है काफी पुराने टाइम से है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर की अहमियत बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट हो गया है ये सेक्टर, लेकिन आई थिंक अभी भी इतना ज्यादा फोकस में ये सेक्टर नहीं रह सकता है। तो हमें ऐसे ही सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए जिन पे अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो किस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ ये इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड एक और डिस्क्लेमर कि ये कोई किसी भी प्रकार का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 3 स्टॉक्स भी बताने वाला हूं। तो वो कोई भी बाय सेल या होल्ड की स्ट्रेटजी ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब चीजें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, और ये चीजें मैं आपको जस्ट स्टडी पर्पस के तौर पे आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में। द कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का, कि क्या है ये इंडस्ट्री और कितना पोटेंशियल है इसमें, और उससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल भी हम देखेंगे। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट में भी आप टाइप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट देख सकते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ई वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, कई तरह के वेस्ट होते हैं। थोड़े से एग्जांपल और है। हाँ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी एक बहुत फ्यूचर, क्योंकि आपको पता है जल ही जीवन है, ये सबको पता है। और जो हमारी धरती पे जो पीने का पानी है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो आने वाले टाइम पे ना, और वैसे भी ये बोला जाता है कि थर्ड जब वर्ल्ड वॉर होगी या कोई भी बड़ी लड़ाई होगी ना, तो वो ज्यादातर पानी को लेकर ही होने वाली है, ऐसा माना जाता है। हालांकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, पर ऐसा एग्जम्पशंस लिए जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उससे रिलेटेड कई सारी कंपनियां जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह लगाती हैं, उन पे भी काम कर रही हैं कई गवर्नमेंट्स बहुत एग्रेसिवली। तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आप ड्रिंकिंग वाटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम पानी को। उसके बाद पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास वेस्ट, मेटल, ऑर्गेनिक, बैटरीज, लाइट बल्ब्स, ई वेस्ट, मिक्स्ड, बहुत सारी तरीके के वेस्टेज होते हैं। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे आज। और हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट की। तब वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट इज इंडिया इन ग्रोइंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नीड टू सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? आई थिंक सबसे बड़ी जो जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि पूरा अगर वर्ल्ड, चलो हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे। अगर आप इंडिया का देखेंगे तो आज से 10 साल पहले इतने इंफ्रा के काम नहीं होते थे जितना कि आजकल हो रहे हैं। तो जब अर्बनाइजेशन होता है ना, तो पेड़ पौधे काटने ही पड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपको किसी चीज का बेनिफिट मिलेगा तो उसके नुकसान भी होंगे ही होंगे। अगर आप देखें शहरी इलाकों में, तो इतने ज्यादा रोड्स बन रहे हैं, इतने ज्यादा हाईवेज बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पेड़ पौधे वो कटेंगे ही कटेंगे। तो ये एक सच्चाई है, और एक कड़वा सत्य भी है कि जितनी आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंट को दिक्कत भी होती है। और वो अगर आपको एक जगह अगर फायदा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना ही पड़ेगा। तो मार्केट साइज की बात कर लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। द वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट इन इंडिया वॉज वैल्यूड एट यूएसडी $12.5 बिलियन के आसपास था 2022 में, एंड वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो यूएसडी 21 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा 2032 तक। तो आप देख ही सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। इंडिया जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट ड्यू टू इट्स हाई पॉपुलेशन एंड डेंसिटी एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। आपको शायद ये जानने में हैरानी होगी कि बहुत सारी जो कंट्रीज है ना, वहां पे आप कोई भी केमिकल का प्लांट या किसी भी तरह की फैक्ट्री जहां से वाटर वेस्ट, वहां पे ना इतनी जल्दी से ना सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलते। कई सारे ऐसे देश हैं, अगर यूरोप में अगर आप कोई केमिकल कंपनी खोलना चाहेंगे या इंडस्ट्री खोलना चाहेंगे जहां से वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ना इस तरह की कंपनीज को लाइसेंस मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। लाइसेंस तब जाके मिलता है जब ये अपना प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जो है सरकार के आगे रखते हैं ना।
जब सरकार को लगता है कि हाँ भी ये प्रॉपर है, हालांकि ये चीजें इंडिया में भी अच्छी हैं लेकिन उस तरह की नहीं है, ये चीजें आपको पता ही होंगी कि इंडिया में उस तरह की अभी स्ट्रिक्टनेस नहीं है इन चीजों को लेके, लेकिन हालांकि धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी उस प्रकार की नहीं है अगर आप एज कंपेयर टू यूरोप करें। आई थिंक यूरोप इस मामले में बहुत ही अच्छा देश है। उसके बाद हम देख ही सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ओनली 30% ऑफ रिसाइकल लेबल वेस्ट इन इंडिया इज करंटली रिसाइकल्ड, यानी कि अभी ना सिर्फ 30% जो रिसाइकल चीजें हो सकती हैं उनका सिर्फ 30% ही इंडिया में रिसाइकल होता है, यानी कि बाकी 70% तो अभी होता ही नहीं है, वो इधर उधर किया जाता है कैसे भी करके। और इंडिया का भी ये इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है। द गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान हैज इंक्रीज डिमांड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, तो ये भी एक अच्छी चीज है। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक इन सी क्रिएशन, एनारोबिक digestion and gasification can convert waste into energy, reducing landfill dependency। landfill dependency इससे अगर हम वेस्ट को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर दें, अगर हमें आ गया तो उससे फायदा क्या होगा। आपने दिल्ली में देखा ही होगा कि जहांगीरपुरी के आसपास वो इतना कूड़ों का पहाड़ वगैरह, अगर आप दिल्ली के रहने वाले तो लैंड की भी ना जरूरत कम हो जाएगी अगर आप वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना प्रॉपरली अगर आपको आ गया, अच्छे से वो डेवलप हमने वो चीजें कर ली, तो बहुत सारी चीजों का हमें फायदा भी मिलेगा उससे। तो वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती हैं? इंक्लूड कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो इसमें आप की प्लेयर्स भी देख सकते हैं, पर हालांकि इनमें से कुछ लिस्टेड नहीं है। उसके बाद कुछ और की पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। The waste is driven by the environmental awareness, population growth, technology enhancement, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ये सारी चीजें आपको पता लगी गई होंगी, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट देख लेते हैं। However, the waste management industry in India faces some challenges, including आप पढ़ ही सकते हैं inadequate infrastructure. The country's infrastructure for waste collection, disposal and recycling is inefficient। तो आप देख ही सकते हैं कि अभी जो रिसाइकलिंग वगैरह की चीजें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है इंडिया का पास। तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी तो इंफ्रा रेडी भी नहीं है इस चीज का। इसी वजह से आप टोटल वेस्ट का ओनली 30% ही रिसाइकल इंडिया कर पाता है। तो यानी कि मैसिव अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। लैक ऑफ रेगुलेशंस, यही चीज मैं आपको कह भी रहा था कि अगर आप यूरोप जैसे देश में जाएंगे ना, अगर आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों का प्रॉपर बंदोबस्त आपने नहीं किया तो आपको अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर रेगुलेशन फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। रो रिसाइकलिंग रेट ओनली 30% ऑफ द 75 रिसाइकलेबल वेस्ट इन इंडिया इज करंटली बीइंग रिसाइकल्ड। तो आप ये चीज पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको छोटे मोटे पॉइंट्स बता दिए यहाँ पे कि कितनी ग्रोथ हो सकती है। आप खुद ही सोचिए कि अर्बनाइजेशन के कारण क्या क्या हो रहा है। आप देखते ही होंगे कि हाईवेज पे अगर आप जाएंगे किसी बड़े हाईवे पे तो वहाँ पे पेड़ पौधे कुछ दिखते भी नहीं, अगर होते भी हैं साइड साइड में लगाए हुए होते हैं लेकिन वो इनफ नहीं होते। अगर आप किसी हाईवे पे दिन दोपहर में जाएंगे तो इतनी गर्मी आपको वहाँ पे महसूस हो जाएगी। तो ये चीजें टाइम के अनुसार बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है वैसे वैसे ये चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इससे रिलेटेड आज हम 3 कंपनियों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तीनों ही कंपनियां हालांकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आप देख ही सकते हैं अभी इंफ्रा तक रेडी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन मैं आपके सामने उन्हीं कंपनियों को पेश करूंगा जो अच्छी खासी कंपनियां हैं। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं, उसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इस कंपनी को सब जानते होंगे, इसके बायोफ्यूल का जो है एथेनॉल की वजह से इस शेयर को जानते होंगे। लेकिन आई थिंक ये जो इसका एक और सेगमेंट है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये आई थिंक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है इस कंपनी का। और ये इस कंपनी का ना एक हिडन एसेट भी आने वाले टाइम में बन सकता है। ये वाला सेक्टर बायोफ्यूल तो है ही है, लेकिन बायोफ्यूल से ज्यादा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये आई थिंक इस पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बायो एनर्जी वाले से भी। तो इस आप चीजें देख ही सकते हैं, बायो एनर्जी का भी आप देख सकते हैं। एथेनॉल के प्लांट ये लगाती है,
ये बात आपको। प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम्स भी है, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड स्किट्स भी में भी काटते हैं, एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी है, ब्रेवरी एंड बेवरेजेस में भी है ये। तो आप देख ही सकते हैं विजिलेंस लाइंस वगैरह में, यहाँ पे भी आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,678 करोड़ है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। आरओसी देख लीजिए कंपनी का 29 का है, आरओई 23% का है, काफी अच्छे हैं। स्टॉक भी ये 45 का है, इंडस्ट्री भी 42 का है, यानी कि ठीक ठाक है। ज्यादा स्टॉक ज्यादा महंगा भी नहीं बिक रहा है, ज्यादा सस्ता भी नहीं बिक रहा है, मैं कहूंगा अच्छे ही लेवल्स पे मिल रहा है स्टॉक। उसके बाद ये चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। और कंपनी देख लीजिए 12,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक मिड कैप ही कंपनी है। उसके बाद ईयरली नंबर ही सीधा फोकस कर लेते हैं। तो 2013 से हम अपना डेटा 72, 57, 78, 82, 45, फिर कम हो गया, फिर 39, फिर 68, फिर 70, फिर 81, 150, 240, 283, 300। तो आप ईयरली नंबर्स को देख के कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए यहाँ पे। कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, हाँ, लेकिन आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ नहीं किया। यहाँ पे 2020 के बाद जो है एथेनॉल का जब यहाँ पे पुश दिया गवर्नमेंट ने ज्यादा, तब यहाँ का इनका प्रॉफिट 81 से सीधा 150 हो गया। लेकिन आप उससे पहले का प्रॉफिट देखेंगे तो उससे पहले कोई बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही थी कंपनी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा प्रॉफिट कमाने में इसको मदद मिल, अच्छा मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ 81 से 150 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बायो एनर्जी इन चीजों की बात सरकार ने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली करना शुरू कर दिया, और इससे इस कंपनी को फायदा भी हुआ। देखिए 81 का सीधा 150, उसके बाद अगेन जंप 240, फिर इलेक्शन वगैरह की चीजें भी थी, आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स भी थोड़ा बहुत चलता ही है। उसके बाद 283, उसका 300, तो काफी अच्छा वहां पे प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही थी कंपनी। पुराने टाइम का भी देखें अगर बायो एनर्जी से पहले वाला, तो अच्छा है। रिजर्व भी देख सकते हैं कंपनी के 765, 879, 1041, 1238, 1263, तो अच्छा है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है 168 करोड़ का। तो अब छोटी कंपनी है और ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में काम करती है, तो कर्जे की जरूरत पड़ भी सकती है, लेकिन कंपनी अच्छी है। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मैं देख के बता सकता हूं कि ये अपने कर्जे का अच्छे से इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख ही सकते हैं, थोड़ा रिस्की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मैं नहीं बोलूंगा, ज्यादा रिस्की तो नहीं है, हाँ, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग कम है। एक मिड कैप कंपनी में हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है अगर वो 50% से ऊपर हो, हाँ, लेकिन जो नीचे के दो पिलर है एफआईएस एंड डीआई, वो भी इस कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर प्रमोटर देखें तो 32% है, एफआईएस के पास 19% है, डीआईएस के पास 17% है, एंड पब्लिक के पास 30% है। तो मैं कहूंगा वेल अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वेल बैलेंस्ड है, कोई ज्यादा रिस्की नहीं है, हाँ, लेकिन कंपनी जरूर रिस्की है, मिड कैप कंपनी आपको पता है। एंड दूसरा बायो एनर्जी से रिलेटेड जो इनका मेजर सेगमेंट है, वहां पे सरकार की नीतियां चलती रहती हैं, तो पॉलिटिक्स भी कभी कभी इस कंपनी को हार्म पहुंचा देता है। लेकिन हाँ, ओवर द टीम अगर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 2020 से पहले का भी अगर डेटा देखेंगे तो कंपनी अच्छा ही कर रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ता रहता है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे अच्छी कंपनी है। अगर पिछले 5 साल के रिटर्न देखें तो अच्छा ही कंपनी ने यहाँ पे अपना चार्ट पैटर्न में दिखा भी रहा है, वो ये अच्छी तरह से ग्रो भी किया है। 107 रुपए का हुआ करता था एक टाइम पे 5 साल पहले, 710 690 रुपए का प्राइस इस वक्त कंपनी का चल रहा है। तो ये थी हमारी पहली कंपनी जो इसका नाम था प्राज इंडस्ट्रीज। उसके बाद दूसरी कंपनी के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है आयन एक्सचेंज लिमिटेड। ये भी एक वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड कंपनी है। इसकी चीजें भी हम देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट सेगमेंट में आप जाएंगे तो सबसे पहले इनका वाटर ट्रीटमेंट है, रॉ वाटर ट्रीटमेंट, प्रोसेस ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वेस्ट वाटर सिस्टम्स में भी है, ये वाटर रिसाइकल में भी है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में भी है, सॉलिड वेस्ट में भी है, स्लजिस डी वाटरिंग, वेस्ट टू एनर्जी में भी है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में भी है कंपनी, आयन एक्सचेंज प्रोसेस,
मेम्ब्रेन प्रोसेस, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्रोसेस, रिजाइंस में भी है, कंप्लीट रेंज ऑफ आयन एक्सचेंज रिजाइंस, मेम्ब्रेन्स में भी है ये, हर हाई परफॉर्मेंस, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा, स्पेशलिटी केमिकल ट्रीटमेंट में भी है, उस पर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटोमेशन में भी है। तो आप देख ही सकते हैं, मैंने इसके बिजनेस की चीजें आपको दिखाई दी हैं यहाँ पे। उसके बाद थोड़े बहुत चीजें आप और भी पढ़ सकते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं एक बार कंपनी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन चीजों में मेन है वेस्ट वाटर। उस पर इस कंपनी का भी मार्केट कैप देख लेते हैं, 9,000 करोड़ की कंपनी है, तो स्मॉल मिड कैप कंपनी है ये भी। स्टॉक पी 43 का, इंडस्ट्री भी 42 का, ROCE 27 का, ROE 21 का, तो काफी अच्छे जो रेशोज हैं काफी ठीक ठाक है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशन अक्रॉस द वाटर साइकिल फ्रॉम प्री ट्रीटमेंट टू प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकल, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर डिसैलिनेशन। ठीक है, उसके बाद कंपनी का मार्केट का आपको मैंने दिखाई दिया, 9,000 करोड़ की कंपनी, ये भी प्राज इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटर है। उसके बाद ईयरली नंबर्स देख लेते हैं, 2013 से है हमारे पास 15 करोड़, 5 करोड़, 11 करोड़, 17 करोड़, 29 करोड़, 40 करोड़, 66 करोड़, 94 करोड़, 143, 162, 195, 150। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का भी अगर प्रॉफिट देखें तो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वही चीज अगर आप इसके स्टॉक प्राइस में देखें तो वो भी आई थिंक यहाँ पे हमें शो होनी चाहिए। ये देखिए काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, ग्रोइंग चार्ट पैटर्न है। हाँ, बहुत ज्यादा तेजी नहीं रहती स्टॉक में, अगर आप इसके प्रॉफिट के ऊपर भी नजर मारेंगे एक बार तो इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा जंप नहीं मारता है, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 ये कंपनी बढ़ रही है। क्योंकि आपको मैंने दिखाया ही कि अभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये इन सब चीजों का तो अभी इंफ्रा ही तैयार नहीं है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी का अगर प्रॉफिट देखें तो बहुत अच्छे से धीरे 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 ग्रो होता ही जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश भी दे रही है, तो आई थिंक आने वाले सालों में ये नंबर्स और भी अच्छे और सुधर सकते हैं। नंबर्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। 2013 से अगर डेटा देखा जाए तो काफी कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी काम कर रही है और ऐसे सेगमेंट में है जिसको ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। पिछले 2013 का डेटा है, आप चाहे तो इस वेबसाइट पे जाकर खुद भी स्टडी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे काफी अच्छी और भी वेबसाइट्स हैं। उसके बाद रिजर्व भी देख सकते हैं, 641, 819, 1004, 1082 के रिजर्व है। कर्जा जो है 216 का है, तो यानी कि इस कंपनी का भी मैं कह सकता हूँ कि कर्जा जो है हमेशा से ही देखिए इनके ऊपर कर्जा रहता है, लेकिन कंपनी का अगर प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ता रहता है, यानी कि ये कंपनी भी अपने कर्जे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानती है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज है एंड बहुत ही अच्छा साइन भी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का भी देख लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा मुझे ज्यादा रिस्की लग रहा है इसका। प्रमोटर्स 25%, FIS 5.5%, DIS के पास 13.5%, पब्लिक के पास 39-40% के रिटर्न शेयर होल्डिंग है। एंड अदर्स में भी यहाँ पे कुछ लोग हैं और मुझे लग रहा है ये इसी कंपनी के लोग वगैरह ही होंगे, तो आई थिंक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं प्रमोटर ग्रुप में ही। तो काफी अच्छा डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर देखें तो FIS एंड DIS का काफी अच्छा माल है, 18% की होल्डिंग है उनके पास, काफी अच्छा माल है मैं ये कहूंगा। अगर एक स्मॉल मिड कैप कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ये थी हमारी तीसरी कंपनी जिसका नाम है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। 635 रुपए का स्टॉक प्राइस है। तो प्राज का भी 690 का था, इसका भी 635 का था, और अच्छा चार्ट पैटर्न है इसका भी। पिछले 5 साल में अच्छे खासे रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए। तो अब आ जाते हैं तीसरी कंपनी के बारे में, और ये तीसरी कंपनी और भी ज्यादा रिस्की है। तो मैंने सबसे पहले सबसे से फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो मैंने इस पैटर्न में लिया था कंपनी को। और तीसरी कंपनी का नाम है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड। तो इस कंपनी का आप देख ही सकते हैं सर्विसेज किस प्रकार की देती है। वी रिसाइकलिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, डेटा डिस्ट्रक्शन, एसेट मैनेजमेंट एंड लैंप रिसाइकलिंग। तो इस 2-3 तरह के ये बिजनेसेस में है।
आप देख ही सकते हैं। अवर सर्विसेज में EAR इम्प्लीमेंटेशन, VE रिसाइकलिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स एंड डेटा डिस्ट्रक्शन, ये IT से रिलेटेड जो हार्डवेयर वगैरह रहता है उसका कर रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट में भी हैं ये, एंड लैंप रिसाइकलिंग में भी है। EPR ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये थी हमारी तीसरी कंपनी, इको रिसाइकलिंग करके। उसके बाद इसकी चीज़ें भी हम सीधा यहीं पढ़ लेते हैं। इको रिसाइकलिंग इज द इंडियाज फर्स्ट एंड लीडिंग ई-वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑफरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक्स, डेटा डिस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसेट डिस्पोजेशन, recycling of e-waste, lamp recycling, precious metal recovery, implementation of EPR and CSR initiative, recycling on wheels, smart ER। तो आप देख ही सकते हैं ये कंपनी जो है IT से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं। जैसे जैसे बोला जा रहा है कि आने वाला टाइम AI का है, ये है वो है, लेकिन AI में भी कहीं ना कहीं हार्डवेयर तो लगेगा ही ना। बेशक आपने किसी से सर्विस क्लाउड में ली है, लेकिन वो क्लाउड वाला भी तो कहीं हवा में तो नहीं किया ना उसने, उसके पास तो हार्डवेयर होगा ही, तो वहां से वेस्ट निकलेगा। तो ये आई थिंक बहुत ज्यादा एक फ्यूचर ओरिएंटेड मैं चीज आपको बता रहा हूं, लेकिन इन कंपनीज को आने वाले कई दशकों के बाद इन कंपनीज की वैल्यूएशन अलग ही लेवल पे होने वाली है। आज से 10-15 साल बाद देखा जाए तो अलग ही इन कंपनीज का क्रेज होने वाला है। ठीक है, तो मार्केट का आप देख सकते हैं, आप एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। 1763 करोड़ की कंपनी, यानी कि 1700 करोड़ के आसपास की कंपनी। स्टॉक पी 74 का है, तो काफी महंगी है इस वक्त। ROC 33 का है, इंडस्ट्री पी ओनली 31 का है, तो इंडस्ट्री पी से दुगने स्टॉक पी पे मिल रही है ये। उसके बाद देख सकते हैं ROE 27% का है, फेस वैल्यू 10 के, तो स्प्लिट की आप उम्मीद रख सकते हैं भविष्य में। उसके बाद कॉम्पिटिटर में देख ही सकते हैं आप। उसके बाद ईयरली नंबर्स देख लेते हैं। 2008 से हमारे पास नंबर हैं यहाँ पे, तो आई थिंक फिर बीच में गायब है, तो 2015 से ही हम कंसिडर कर लेते हैं। तो देख लीजिए कितनी रिस्की कंपनी है ये। 1 करोड़ माइनस, -2 करोड़, -9 करोड़, फिर 1, फिर 4, फिर 13, फिर 6, फिर 18 करोड़ पे अब कंपनी पहुंची है। तो आप कंपनी का प्रॉफिट देख के समझ ही गए होंगे कि इस कंपनी में किस प्रकार की जबरदस्त वॉलेटिलिटी होने वाली है आने वाले टाइम में। अगर क्योंकि इस कंपनी का क्या है कि प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नहीं है, 4 का 13, फिर 6, फिर 18, फिर 24, तो ऊपर नीचे इसका प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप आपको दिखाई दिया मैंने, ओनली 1700 करोड़ की कंपनी है, तो मार्केट में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। सॉरी, कंपनी के बिजनेस में जब छोटा बिजनेस होता है तो कॉन्ट्रैक्ट मिलना ये सब आसान नहीं होता है, काफी मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कंपनी जो है फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में काम करती है, तो उस हिसाब से हमने इस कंपनी को स्टडी किया है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको इन 3 शेयरों के साथ, इन बाकी 2 शेयरों के साथ इंक्लूड करने का मेन कारण भी क्या था, क्यों मैंने इसी को क्यों किया। और भी थी 1-2 कंपनियां। रिजर्व की बात करें तो 62 करोड़ के हैं इस वक्त के, सितंबर 2024 तक के। कर्जे की बात करें तो 8 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा होना बुरी बात नहीं होती, बस शर्त एक ही होनी चाहिए कि वो कर्जे का वो कंपनी अच्छे से इस्तेमाल करे। तो हालांकि अभी तक तो ठीक ठाक ही इस्तेमाल लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, 18 करोड़ के आसपास का कमा चुकी है, इस बार का भी 24 करोड़ हो चुका है, तो अच्छा ठीक ठाक है। स्मॉल कैप कंपनी ऊपर से, तो कर्जे के बिना तो इनका काम चलेगा ही नहीं। हालांकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये माइनस में होना थोड़ा सा कंसर्निंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। हालांकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, अगेन मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से आपको ओके बैलेंस शीट नहीं मिलने वाली है, आपको कुछ ना कुछ कमियां बैलेंस शीट में मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती तो ये ऑब्वियस सी बात है 1700 करोड़ की कंपनी नहीं होती, तो 17,000 की होती है, या 1,17,000 करोड़ की कंपनी होती। तो छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी में अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एकदम 5 स्टार बैलेंस शीट मिल जाएगी, तो वो नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर उस कंपनी के बिजनेस में दम है तो आप इन चीजों को फिर भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो सबसे मजेदार चीज मुझे यहीं पे लगी कि प्रमोटर्स ने अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। आप देखेंगे तो 2017 में थे 69.61, उसके बाद 2019 में 71 हो गए, फिर 71 से फिर दोबारा इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई 71.50, फिर 71.66, फिर 72.97, फिर 73.33, फिर 73.35,
तो मुझे ये चीज जो है इस कंपनी में काफी इंटरेस्टिंग लगी कि प्रमोटर्स जो है ना धीरे धीरे अपना माल खरीद रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए, एफआईज ने देखिए जो माल बेचा अपना, यहां से यहां कम किया, ये माल कहीं और नहीं गया, ये माल उन्होंने एफआईज से खरीदा अपने हिस्से में। अगर यही माल पब्लिक के पास जाता तो थोड़ा कंसर्निंग हो सकता था। और आप पब्लिक की देख सकते हैं, पब्लिक एक टाइम पे 28% के आसपास थी, जो घट घट कर 25% हो गई है, क्योंकि प्रमोटर्स अपने शेयर्स किसी को देना ही नहीं चाहते। और मुझे भी लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है इन द लॉन्ग रन, काफी अच्छे रिटर्न से अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे सकती है। और ये आपको देख ही रहा कि जब जब प्रमोटर्स को मौका मिल रहा है वो शेयर्स खरीदते ही जा रहे हैं अपनी कंपनी के। तो आप देख ही सकते हैं एफआईएस ना के बराबर ही मैं कहूंगा, 1-1.25%, डीआईएस तो 0% है, एंड पब्लिक के पास 25% की हिस्सेदारी है। देखते हैं कोई बड़ा नाम तो नहीं है इसमें। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं, इसमें बड़ा नाम दिख रहा है, एक पब्लिक शेयर होल्डिंग है, वो है निप्पॉन मैग्नेटिक ड्रेसिंग कंपनी लिमिटेड। तो एक अगर इस 25% में से ये 4-4.5% भी माइनस कर दिया जाए तो लगभग 21% की हिस्सेदारी है सिर्फ पब्लिक की। तो काफी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में मैं कहूंगा कि रिस्की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो जरूर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर एंड पब्लिक है। अगर यही चीज एफआईएस भी कम से कम 10-12% के आसपास होते और पब्लिक के पास 5-7% होता तो ये एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाता। हाँ, लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लग रही है इसमें कि प्रमोटर्स जो है अपना माल खुद खरीद रहे हैं। चाहे एफआईएस ने बेचा बेशक, लेकिन उन्होंने पब्लिक को वो माल नहीं चिपकने दिया, खुद के लिए खुद अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो ये एक अच्छी चीज मानी जाती है। तो ये था आज के वीडियो में, इतना ही सब कुछ था। इन 3 स्टॉक्स के बारे में बता दिया और मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बता दिया है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सी, फिर सेकंड पे कौन सी, फिर तीसरे पे कौन सी। सबसे पहले पे नन अदर देन आपको प्राज को ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड दूसरे नंबर पे एयन एक्सचेंज, एंड तीसरे पे इको रिसाइकलिंग। तो क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की है और इसका स्टॉक प्राइस भी 914 रुपए के आसपास का है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी देख लीजिए कितने धमाकेदार तरह से भागी हुई है यहाँ पे आके। तो आप देख ही सकते हैं 5 साल पहले कंपनी का प्राइस 33 रुपए के आसपास था और अब ये हो गया। पर मुझे लगता है इतना भागने के बाद भी इस कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हालांकि ये बहुत महंगी बिक रही है इस वक्त, स्टॉक पी 74 का है और इंडस्ट्री पे 31 का है, तो डबल पी पे बिक रही है। और ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल का कंपनीज में ये सब होता ही है और इस कंपनी का बिजनेस भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये अपने एक स्टॉक पी को वो कर पाती है कि नहीं, जस्टिफाई कर पाती है या नहीं। लेकिन इस वक्त तो इन्वेस्टर एक स्टॉक खरीदने के लिए 74 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हो रखे हैं यहाँ पे। तो स्टॉक पी बहुत हाई है, लेकिन कंपनी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में। तो वीडियो में बस यही सब था एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में उस कमी को जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।